जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नाता खान गोट में, जहाँ पर 19 अगस्त की सुबह जो बारिश हुई, शदीद तूफ़ानी बारिश हुई और उसके नतीजे में जब पानी इस मकाम पर फैला तो करंट लगने से 2 सगे भाई जो हैं वो जाँ बहक हुए। छोटा भाई 10 साल का था, उसको करंट लगा, मोहल्ले वालों ने बड़े भाई को इत्तला दी और बड़ा भाई जब मौके पर पहुंचा अपने छोटे भाई को बचाने के लिए तो उसे भी करंट ने जद में लिया और दोनों भाई ही मौके पर जाँ बहक हो गए। मरने वाले जो अफराद हैं उनके घर पर हम मौजूद हैं, उनके कज़न्स जो हैं, करीबी रिश्तेदार जो हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि असल वाक़या ये हुआ क्या था। आप बताइएगा, मुराद के बारे में बताइएगा, कज़न थे आपके, इस वाक़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था, मेरी 3 बजे इवनिंग ड्यूटी होती है, मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ। तो मैंने उससे कहा है चलो एक छोटा सा काम है वो करते हैं। उसने कहा है छोड़ो यार, मैं यहाँ बारिश में इंजॉय करता हूँ, आप जाओ। मैं चला गया तो थोड़ी 3-4 मिनट हुए तो खाला भागती हुई कि दोनों भाइयों को करंट लग गया। जब मैं आया तो लोगों का हजूम लगा था, दोनों पानी में लेटे थे, कोई नहीं जाता, मैं भाग के जाता, मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। तो जैसे ही लाइट गई तो बंदों ने उन्हें बाहर निकाला, सीढ़ी लगा के, हमें हमारी फैमिली को, नानी भी पहुंच गई, वालदा, कोई किसी को आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो हमने उन्हें उठाया, गाड़ी में डाला, एक हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो मुझे शक हो गया, फिर उन्होंने कहा फटाफट जना लेके जाओ। लेकिन बारिश इतने तेज़ थी, एम्बुलेंस हमारी डिग रोड के पास ख़राब हो गई। रोड पे हम लोगों ने बच्चों को उठाया हुआ था तो भाग गए थे, कभी किस गाड़ी वाले के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसको रोके, कोई नहीं रोक रहा था। एक कार वाले ने रोका, बलोच कॉलोनी तक पहुँचे, वहाँ इन्होंने पहले से दम दिया हुआ था लेकिन तसल्ली के लिए लेके जा रहे थे। तो डॉक्टर आ गए, रास्ते में रक्शे से उतर गए, तो उन्होंने हमें कहा पीछे हमारा घर है, वहाँ पे आ जाओ, महमूदाबाद की तरफ। तो उन्होंने ही सब कुछ किया, गुस्ल दिया, मस्जिद में रखा और यहाँ तक पहुँचाया। तो मुराद के बारे में बताना, आपके साथ उसने बचपन गुजारा होगा, क्या उसके ख्वाब थे? इस जो वाक़या हुआ है जानिब से गफलत बरती गई है, क्या कहना चाहोगे मुताल्लिक़ इदारों को? उसे शुरू से पुलिस का शौक़ था लेकिन पुलिस में इस बात नहीं हुआ था, तो उसे पहली तारीख से बैंक में काम हो गया था। तो वालिद को उसी सुबह कह रहा था कि इंशाल्लाह मेरा जल्द लेटर आने वाला है। तो बाकी उसे जिम का शौक़ था, जिम बाकी 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलता था। बस ये नसीब में था उसके कि वो 2-2:30 बजे बारिश हुई तो वो बाहर निकल आया, वरना वो 5 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकलता था। और कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, ये बताएगा, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, इस जुल्म पर जो वाक़या हुआ क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोसनाक बात है ये। हम इसके बारे में बहुत शरीफ बच्चे थे दोनों, इतने शरीफ बच्चे थे कि बेइंतहा शरीफ, कुछ नहीं पता था। ये अहले मोहल्ला जो गम में डूबे दिखाई देते हैं, बाकी के कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी गम में दिखाई देते हैं। जो अहल खाना है उनका ये कहना है कि इस वाक़े को कई दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से ना तो कोई मिलने के लिए आया, दाद रसी के लिए आया, ना ही वो मकाम जहाँ पर इन दोनों बच्चों को करंट लगा वहाँ से उन हैवी वायर जो गुजर रही थी उनको हटाया गया, ना ही उनकी कोई मरम्मत का काम किया गया। आगे चलते हैं, उस मकाम को देखते हैं जहाँ पे इन दोनों बच्चों को करंट लगा था, कैसी जगह है, आया इस वाक़े के बाद हुकाम गफलत से बेदार हुए या नहीं हुए, सूरत हाल क्या है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। नाता खान गोट से मुत्तसिल हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर इन दोनों बच्चों को करंट लगा था। मेरे कैमरामैन तलहा से कहूँगा कि मनाज़िर दिखा सकें। शामियाना लगाकर, टेंट लगाकर इस जगह को बंद तो कर दिया है अहले इलाका ने। एन ये वो मकाम है, मैं कैमरामैन तलहा से कहूँ कि मनाज़िर दिखा सकें कि इस जगह पर, इस जगह से ये तमाम तर वो फासला था जहाँ पर करंट फैला हुआ था। इस मकाम पर छोटा भाई जो है उसको करंट लगा और उसके बाद जब अहले इलाका ने इतला दी उनके बड़े भाई मुराद को, तो मुराद यहाँ पर पहुँचा, भाई को बचाने की कोशिश की, भाई को कहा कि पानी से बाहर निकलो, कान में पानी दाखिल हो जाएगा, लेकिन भाई जो है वो उस वक्त तक इस दुनिया से जा चुका था। मुराद को नहीं पता था कि उसका छोटा भाई मर चुका है। उसने अपने भाई को जैसे ही पानी से निकालना चाहा उसको भी करंट का झटका लगा और उसके बाद जब करीब में मौजूद लोगों ने देखा तो लकड़ियों की मदद से इन दोनों भाइयों को निकाला गया। अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था लेकिन शदीद बारिश थी, कराची शहर में ट्रैफिक जैम था, गाड़ी चल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किलों से अस्पताल तक का रास्ता जो है वो तय किया। कई घंटे गुजर गए अस्पताल पहुँचने में।
में, लेकिन जब तक अस्पताल पहुँचते इस दौरान दोनों भाई जो हैं वो दम तोड़ चुके थे। कुछ और अहले इलाका यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस इलाके की? इस वाक़े के बाद कोई आए की जानिब से कोई मरम्मत का काम किया गया कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो? सर अभी तक कोई भी नुमाइंदा का नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है अभी तक, कोई बड़ा उनका कोई CO GM कोई भी यहाँ पे नहीं है। बच्चे यहाँ पे पड़े हुए थे, 2 बच्चे उनके उठा के हम लोग अल-मुस्तफ़ा के बलोच कॉलोनी पे हम लोग फंस गए थे। गाड़ियाँ बिल्कुल पैक था, रोड पानी से भरे हुए थे। फिर लाशें उठा के हम करीब मस्जिद में रखी वहाँ पे, फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल से घर लेकर आए। मुराद के आप दोस्त हो, अपना नाम बताना, मुराद के बारे में बताना, कैसी दोस्ती थी, क्या उसके ख्वाब थे? मेरा नाम जमाल शाह है। मुराद मेरा दोस्त भी था और कज़न भी था, खाला का बेटा था मेरी। और स्कूल टाइम उसका सारा मेरे साथ गुजरे, कॉलेज मेरे साथ उसने पढ़े। बस उसको जिम का शौक़ था, बॉडी बिल्डिंग करता था और क्रिकेट खेलना उसकी हॉबी थी। बाकी इंतकाल के वक्त सारा टाइम मेरा उसके साथ गुजरे। हम हॉस्पिटल लेके उधर से भागे, इसको रोड सारे बंद थे, पानी था रोडों में, जाम था, हम नहीं पहुंच सके हॉस्पिटल तक। बस रास्ते में ही दम तोड़ दिए उसने। रास्ते में ही जो है ये लेके पहुँचे, लेकिन अस्पताल तक नहीं पहुँच सके। ये आपने मुराद के दोस्तों की, उनके कज़न की गुफ्तगू सुनी। छोटा भाई सिराज था जिसको बचाने के लिए मुराद आया, मुराद भी दम तोड़ गया। 2 भाई थे, वालिदैन का जो सहारा थे, दोनों भाई दुनिया से जा चुके हैं। अहले खाना के ऊपर यकीनी तौर पर क़यामत जो है वो गुजरी है। अहले खाना के पास चलते हैं, अहले खाना से भी गुफ्तगू करते हैं। साथ ही साथ कई दिन गुजर जाने के बावजूद अहले इलाका का ये मौक़िफ़ है कि अब तक की जानिब से या दीगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ की मरम्मत का काम नहीं किया जा सका है। और अगर मज़ीद बारिश होती है तो मज़ीद भी ऐसे हादसा जो हैं वो पेश आ सकते हैं। उनके सदबाब के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। फैमिली के पास चलते हैं और फैमिली से जो उन पर क़यामत गुजरी है, उनके क्या मुतालबात हैं, क्या इंसाफ की अपील करते हैं, फैमिली से जानते हैं। बेटा मैं क्या कहना चाहूँ, मेरे पोते 2 पोते, एक 20 साल का था, एक 10 साल का था। जरा साथ करा कंप्लेंट किए था तो मैं कोई भी नहीं आते थे, कोई काम करते कायनात लगा दी गई, फिर करंट आ गया। कहते हैं काम क्यों नहीं करवाती हुकूमत, काम कराए। हमें तो शजील के पते हैं वो कर दे यहाँ का कोई भी नहीं करते काम, टीको भी बिल्कुल नहीं करता। वो तो गाँव के उस पर गिला ही नहीं है, मगर मैं ये इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बच्चे 2 बेटे थे, दोनों के, इसका इंसाफ आप खुद करके क्या होगा क्या नहीं। वापस तो उन्होंने आना नहीं है अभी। ज़मीन में इतनी चीज़ें दफन का दो, फिर उनका इंतज़ाम भी किया करो ना। आज ये कल और भी कोई हो सकता है। मेरी यही फरमाइश है, आप ये करोगे ये सब बिजली को, गैस को, सब चीज़ों को ठीक करे। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पानी दिए 6-7 दिन में अभी आया, आज खारा पानी पीते खाते हैं। ये हुकूमत कैसी आई है, यही कहती है इंसाफ है। हुए मेरे 2 बच्चे करंट से फौत हो गए। एक का नाम सिराज खान था, एक का नाम मुराद खान था। एक की उम्र 10 साल है, एक की 20 साल है। मेरी कुल कायनात यही थी। उनका बूढ़ा बाप है आपके सामने, वो 2 सहारा थे मेरे। मैंने हुकूमत से अपील की है कि मुझे इंसाफ चाहिए। 6 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया। ये कैसी हुकूमत है? इस तरह मेरे लगते जिगर गए हैं, किसी और के भी जा सकते हैं। मेरी यही दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ चाहिए। सबके घरों में माएँ बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये हो सकता है। मेरा घर बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे 2 लगते जिगर चले गए हैं। भैया मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यही आप लोगों से कह रही, मुझे और कोई तकलीफ नहीं, मुझे मेरे बच्चों का इंसाफ दिलाओ। कोयटा से मैं हूं नदीम कौसर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म-ए-सज़ा। अस्पतालों में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर एक लाजमी जुज़ होते हैं। जो मरीज़ हैं उनको जो है मुख्तलिफ़ वार्ड्स में ले जाना और उनके लिए इलाज कराने के लिए व्हीलचेयर एक अहम जुज़ है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि कोयटा के अस्पतालों में व्हीलचेयर चोरी होना अब मामूल बन गया है।
पिछले 2 वर्षों के दौरान कोयटा के अस्पतालों से तकरीबन 700 व्हीलचेयर जो है मरीज़ों के तीमारदार अपने साथ ले गए हैं। इस सिलसिले में जो है जो लोग हैं जो अब आ रहे हैं उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। ये व्हीलचेयर जो है और स्ट्रेचर जो है लोग यहाँ शनाख्ती कार्ड रख कर अपने मरीज़ों के लिए लेते हैं। इसके अलावा दीगर दस्तावेज़ात जिसमें ऑफिस कार्ड है, दीगर चीज़ें हैं, वो यहाँ रख कर उसके बाद अपनी व्हीलचेयर लेके जाते हैं और वो ये व्हीलचेयर वापस नहीं करते, यहाँ तक कि अपने शनाख्ती कार्ड लेने भी नहीं आते हैं। इन लोगों के शनाख्ती कार्ड यहाँ रखे हुए हैं। इस सिलसिले में अस्पताल की इंतज़ामिया क्या कर रही है, आइए हम अस्पताल के एमएस से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये मामला क्या है और अस्पताल की इंतज़ामिया इस सिलसिले में क्या कर रही है। कोयटा के अस्पतालों में व्हीलचेयर के तीमारदारों की जानिब से ले जाने के वाक़यात के बाद हम पहुंचे हैं कोयटा के सिविल सर्जन अस्पताल में, जहां एमएस हैं डॉक्टर हादी काकर साहब। हम उनसे पूछते हैं कि वाक़यात कब से हो रहे हैं और इसके इंतज़ारों के लिए उन्होंने क्या किया है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़यात कब से हो रहे हैं और अब तक कितनी व्हीलचेयर कोयटा के सिविल अस्पताल से ले जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नदीर साहब, आई एम वेलकम टू सिविल हॉस्पिटल कोयटा। डॉक्टर हादी एमएस सिविल हॉस्पिटल कोयटा हूँ। और सर ये है कि सिविल हॉस्पिटल लास्ट 2 ईयर से जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हैं अराउंड अबाउट 300 व्हीलचेयर्स लोग तीमारदार जो पेशेंट की केयर के लिए आते हैं वो अपने साथ लेके गए हैं। पेशेंट को रेफ़र करते हुए, पेशेंट को ले जाते हुए अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये मतलब इनकी मतलब रोकथाम के लिए सिविल अस्पताल के इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए? इन सारे पेशेंट्स, जो भी पेशेंट सिविल अस्पताल लैंड करता है ना, हम उनको व्हीलचेयर या स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे CNIC, PR कार्ड या इस तरह की कोई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उनसे ले लेते हैं कि भाई आपने ये व्हीलचेयर या स्ट्रेचर वापस इसी काउंटर पे पहुंचानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इन सब लोगों की CNICs पड़ी हुई है, जो PR कार्ड्स है वो पड़े हुए हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या किसी भी इस तरह के इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। हम कोशिश करें इन लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेशन देने की। गवर्नमेंट का विजन है, हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त ओरेंट है हर तरह से रिफॉर्म्स के लिए, और हम चाह रहे होते हैं कि पेशेंट को फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन ये उस वक्त ही पॉसिबल होगा जब अटेंडेंट हमारे साथ ताउन करेंगे, पेशेंट के तीमारदार हमारे साथ ताउन करेंगे। सिविल सेंडमल हॉस्पिटल जो है कोयटा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो सबसे ज़्यादा हेवी फ्लो रख रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, चाहे वो इमरजेंसी के हो, कैजुअल्टी पेशेंट हो या इसके बाद नॉर्मल पेशेंट्स हो। यहाँ पे हमारे पास 32 स्पेशलिटीज़ हैं और 78 राउंड अबाउट यूनिट्स वार्ड्स हैं जो, और हम ख़ुद भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ 2000 राउंड अबाउट एम्प्लॉयज़ के साथ इन सारे सर्विसेज को देख रहे हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, लोग हमारे साथ ताउन करें। यहाँ पे पेशेंट का जो 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट चाह रही होती है कि वो इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन जिस तरह का ट्रैवल ट्रेंड सेट हुआ है जिसमें एक पेशेंट के साथ 8 से 10 अटेंडेंट आते हैं, तो हमारे लिए वो भी मुश्किल होता है मैनेज करना। हम कोशिश करते हैं लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, कंप्लेंट की ज़्यादा वो गुंजाइश ही ना रखें, लेकिन यह होता है कि इतने ज़्यादा हेवी फ्लो के साथ कभी कभी शिकायतें भी होती हैं। हमारी कोशिश ये है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि हर पेशेंट को जो नीड है व्हीलचेयर की, स्ट्रेचर की, हम उसको प्रोवाइड कर सकें। सर, ये जो व्हीलचेयर मतलब 2 साल में गायब हुई हैं या लोग तीमारदार के जो अटेंडेंट ले गए हैं, तो उनकी वापसी के लिए या उनके खिलाफ कोई ऐसा पुलिस केस या क्या करने के इक़दाम रखते हैं आप? लोगों के लिए उन सब लोग जो यहाँ से सर्विसेज ले चुके होंगे, जो सुन भी रहे होंगे, जो व्हीलचेयर लेके अपने साथ लेके गए होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हॉस्पिटल को रिवर्स करें, क्योंकि वो रिवर्स करेंगे तो अगला पेशेंट फैसिलिटेट होगा। वो अपने साथ ले जाएंगे। गवर्नमेंट इतना वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि भाई जो भी व्हीलचेयर अपने साथ ले जाओ हम नेक्स्ट डे ही नया व्हीलचेयर वहाँ पे वो रखवा दें। लेकिन यह कि गवर्नमेंट अभी हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, जस्ट डॉक्यूमेंट्स के तहत तक नहीं है, हम अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के साथ, जो पेशेंट को स्टेशन तक पहुँचाए और व्हीलचेयर वापस ले आए। तो इस वजह से हम चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो मिसहेव्स हो रही हैं, जो मिसिंग्स हो रही हैं, वो मिनिमाइज़। सब इसमें व्हीलचेयर्स की जो गुमशुदगी है उसमें कोई अस्पताल का अमला भी मुलव्वस है या डॉक्टर्स कोई है या किस तरह के जिन्होंने ये मतलब इस तरह की वजह से ये वाक़यात हुए हैं? सर नदीम साहब, इस तरह है ना, ये व्हीलचेयर जस्ट गवर्नमेंट परचेज व्हीलचेयर्स नहीं है, इसमें हमें डोनेशंस भी मिली हुई है। ये कुछ खैर हज़रात ने हमें डोनेट भी की हुई थी, कुछ इदारे भी इस तरह के हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं वहाँ से भी हमें डोनेशन मिली हुई थी। वो अक्सर वो व्हीलचेयर्स हैं।
अमले डॉक्टर इस सच इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो इस तरह की फैसिलिटेशन अवेल भी कर लेते हैं तो हॉस्पिटल को ओन करते हैं, वो सिस्टम में इनको रिवर्स कर देते हैं। हमारे यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं ना, और ये छोटे अरसे में नहीं हुआ ये चीज़, ये लास्ट 2 ईयर्स में ये हुआ है। जब से मैंने चार्ज लिया है यहाँ पे हमने एक पॉलिसी वज़ा की हुई है, हम कोशिश करें कि फैसिलिटेट करें। चीज़ें सरफेस तब हुई, कभी कभी एक मीडिया क्लिप्स आ जाती हैं कि भाई पेशेंट व्हील चेयर शॉर्टेज है, लोगों की अवेयरनेस भी नहीं होती। हर एक को इमरजेंसी होती है, सिविल हॉस्पिटल मिड ऑफ द टाउन हॉस्पिटल है, हर पेशेंट के अटेंडेंट की कोशिश होती है कि मेरा पेशेंट वार्ड के अंदर भी गाड़ी से उतरे, एक्सेस कोशिश कर रहा होता है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि स्ट्रेचर्स अवेलेबल हैं। अभी लास्ट डे में जो एक वीडियो क्लिप आई है उसमें स्ट्रेचर्स भी अवेलेबल है, व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल है, लेकिन यह कि लोग अगर जल्दबाजी में अपने पेशेंट को खुद उठा के ले जाते हैं तो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन पे बात आ जाती है कि इनकी तरफ से फैसिलिटेशन नहीं दी। हम किसी के पीछे व्हीलचेयर तो नहीं भगा सकते, कोशिश हम कर रहे होते हैं कि फैसिलिटेट करें, लेकिन यह लोग अपने पेशेंट को जब खुद ले जाते हैं बाद में, या कुछ लोग खामखा में अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। कोयडा के अस्पतालों से व्हीलचेयर की चोरी होना या तीमारदारों की जानिब से ले जाना एक अलमिया है, और इससे जो है कोयडा के अस्पताल काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयडा के बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स में, जो सूबे का एक सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ से तकरीबन पिछले 2 सालों में 400 से ज़ायद व्हीलचेयर जो है तीमारदार अपने साथ दे गए हैं, और जो है इससे अस्पताल को भी मुतासर हुआ है और मरीज़ भी मुतासर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MS BMC डॉक्टर अनवर शाहवानी। हम उनसे पूछते हैं कि इससे कितने लोग मुतासर हुए हैं और क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो व्हील चेयर लोग ले जाते हैं उससे मरीज़ कितने मुतासर हो रहे हैं और अस्पताल को कितना जो है नुकसान हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि देखें, हमारा हॉस्पिटल टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, ज़ाहिर यहाँ पे पेशेंट्स पब्लिक हॉस्पिटल है, फिर सारे गरीब पेशेंट्स आते हैं, तो इनके लिए व्हील चेयर हमें गवर्नमेंट के अपने बजट से भी और डोनेशन बहुत सारे मिले थे, लेकिन चूँकि यहाँ पे लोग लिटरेट नहीं है, थोड़े से कम वो हैं, बिल्के पड़े हैं, तो इसलिए उनको हम, हालांकि उनसे उनके शनाख्ती कार्ड हम नीचे एक जगह है वहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई, उनके जो CNIC हैं शनाख्ती कार्ड है वो उनसे ले लेते हैं और उनको बोलते हैं कि वापसी पे आप जमा कर दें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो वहीं पे जहाँ पे छोड़ देते हैं, उनको अपने शनाख्ती कार्ड का याद ही नहीं होता है, वो नहीं करते हैं। यहाँ बाज़ औक़ात ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो साथ ले जाते हैं अपने उसमें गाड़ी में या किसी में बिठा कर। तो ये तकरीबन 300-400 350-400 जो पिछले साल का जो फिगर उठाएँ, तो ये व्हील चेयर यहाँ से हमारे मिसप्लेस हुए हैं। तो अभी हमने इनके लिए एक स्पेसिफिक जगह बनाई है, वहाँ पे हमने कहा है कि हमारी टीम या तो उनके साथ जाएगी वार्ड तक, दूसरा शनाख्ती कार्ड जमा करें, तीसरा ये है कि हमने कुछ इस तरह के व्हील चेयर अभी वो किए हैं कि ताकि वो उनको हम वेल्ड कर लें, ताकि वो फोल्ड ना हो सके, उनको अपनी गाड़ी में कोई ले जाके बाहर ले जा नहीं सकेगा। तो ये थोड़ा सा ये 2-3 हमने इकदाम उठाए हैं, तो होप कि इसमें इस चीज़ में कमी आएगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो लोग ले गए हैं उनके शनाख्ती कार्ड आपके पास अवेलेबल हैं, उनके खिलाफ कोई पुलिस केस कर रहे हैं या उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने या इस तरह के कोई इकदाम कोई आपने तजवीज़ किए? नहीं, अभी तक हम हमारे पास रखे हुए हैं, कुछ के शनाख्ती कार्ड्स हैं, कुछ के और भी दूसरे कार्ड्स उन्होंने जमा किए हैं, वो कुछ के ओरिजिनल हैं, कुछ के उन्होंने जो कॉपी नहीं बनाते हैं कार्ड का वो हैं। तो हम इस पर डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे, हमें वहाँ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी इनके खिलाफ जो भी पुलिस कार्रवाई या जो भी हुआ हम उनको फिर उनके खिलाफ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये लोगों का ख्याल है कि मतलब इस तरह की चीज़ें जो यहाँ से चोरी होती है इसमें अस्पताल का अमला भी मुलव्वस होता है, तो आप क्या समझते हैं, कोई अमला मुलव्वस है, कोई डॉक्टर्स मुलव्वस हैं, कौन मुलव्वस है जिसकी वजह से ये व्हील चेयर्स जो है चोरी हो रही है मुतवाज़र से? इसमें जो व्हील चेयर यहाँ से शार्ट होने का, इसमें अमले मुझे नहीं लगता है कि इन्वॉल्व हो सकता है कोई इक्का दुक्का हो, लेकिन इसमें लोगों को अपनी लापरवाही है। वही मैंने नहीं कहा कि हमारे लोग लिटरेट कम हैं, उनकी तालीम उनमें कम है, तो इसीलिए इधर पब्लिक हॉस्पिटल है, फिर यहाँ पे हर कोई आता है, फिर नीचे वाले तबके के लोग भी आते हैं, हर कोई आता है, तो इसलिए वो या तो इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं समझते हैं, छोड़ देते हैं वहीं पे व्हील चेयर वार्ड में जहाँ पे उनका मरीज़ सही हो जाता है, या फिर ये अपने साथ ले जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल का कोई अमला इसमें इन्वॉल्व हो। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। कराची के इलाके रिजविया में ना सिर्फ एक वारदात हुई बल्कि उस वारदात की CCTV फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फुटेज में मुलजमान को वारदात के साथ साथ शहरियों पर तशद्दुद करते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि कमोपेश ये 4 मुलजमान हैं और चारों मुलजमान की जानिब से मुतादिद शहरियों को लूटा गया, उसके बाद तशद्दुद किया गया। इस वाक़े की एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जो मुद्दई हैं उनकी जानिब से पहले ये कहा गया कि वो जब इस वारदात की तफसील बताने के लिए थाने पहुँचे तो थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से 11 से 12 घंटे के अंदर फौरी तौर पर यह कार्रवाई की गई और कार्रवाई के अंदर उन मुलजमान में से एक मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुलजिम ने क्यों शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और ये वारदात कैसे अंजाम दी, प्रोग्राम में चलते हैं और आपको बताते हैं। रिजविया के इलाके में एक वारदात हुई। वारदात की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई। उसमें ये देखा गया कि मुलजमान ने ना सिर्फ ये वारदात की है मुतादिद अफराद से, बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। ये वारदात कैसे अंजाम दी गई और उसके बाद रिजविया थाने में इस वाक़े का मुकदमा कैसे दर्ज हुआ, जो मुद्दई मुकदमा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसनैन है और परसों मैं 5:20 के टाइम अपनी नाइट ड्यूटी पे से आ रहा था, तो रिजविया का जो एंट्रेंस गेट है पहला असर शीरी वाला, वहाँ पे एक खड़ी हुई थी वाइट कलर की, उसमें बाहर 2 वाइट कलर की कमीज़ शलवार के लड़के खड़े हुए थे। एक लड़के को पकड़ के उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैं जाने लगा था अपने घर की तरफ, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि रुक जा वरना मार देंगे। मैं रुका, मैंने कहा भाई मैं जॉब पे से आ रहा हूँ, क्या हो गया, क्यों मार दोगे? तो इतने में मैं उनसे बात ही कर रहा था कि आगे से 2 लड़के आते हैं, वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं, चमाट वमाट मारते हैं, मेरी आँख पे लग गया। उसके बाद मैं सही से देख नहीं पाया, मेरा मोबाइल ले लिया, मेरे से बाइक भी छीन ली। उसके बाद और मारा, बोलने यहाँ से सीधा तू चले जा। उसके बाद हम आए 5:30 के करीब रिजविया पुलिस स्टेशन, तो गेट पे एक सिपाही बैठे हुए थे और एक फूल वाले अफसर थे। उनसे हमने कहा कि हमारी कंप्लेन लिखें, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे यहाँ का पता नहीं है, आप है ना 11-12 बजे आइएगा अपनी दरख्वास्त लेके। उसके बाद हम घर चले गए, तो फिर SHO साहब की हमारे पास कॉल आती है 12-12:15 के करीब। फिर हमारी FIR उन्होंने लिखी, सारी कंप्लेन उन्होंने लिखी। उसके बाद उन्होंने मुद्दई को उसको मुलजिम को पकड़ लिया और बाकी सामान अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। इन्होंने आपको मारा क्यों? वेपन था इनके हाथ में? जो CCTV वीडियो है उसमें देखा गया है कि मुलजमान के पास वेपन नज़र नहीं आ रहा। देखें, मैं जैसे ही आया आपके सामने बात ही कर रहा था कि मेरे चमाट पड़ा, पहले चमाट में आप देख सकते हैं मेरी आँख पे लग गए। उसके बाद मैं सही से देख नहीं पाया कि उनके पास वेपन है या नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने आपसे लिया क्या क्या? मेरा मोबाइल लिया है, मेरी बाइक ली है, वॉलेट लिया है, उसमें मेरे पैसे थे, मेरे हाथ से घड़ी छीनी है बस। तो अब तक जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें जो चीज़ें लिखवाई हैं, मुलजिम तो पकड़ा गया, कोई चीज़ आपकी वापस रिकवर हुई है? नहीं, अभी तक कोई भी चीज़ रिकवर नहीं। तो ये मुलजमान कितने थे? 2 थे या इससे ज़्यादा थे? 4 थे। 4 थे। और आपके अलावा भी किसी और को भी तशद्दुद का निशाना बनाया इन्होंने? जी, वहाँ इन्होंने काफ़ी लोगों को रोका हुआ था, मुर्गा भी बनाया हुआ था। बिल्कुल, ये रिजविया थाने की हदूद में ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है और इसमें जो है वो मुलजमान ने ना सिर्फ शहरियों से डकैती की है बल्कि साथ साथ उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, उससे भी जानेंगे कि आया ये वाक़या कैसे पेश आया, जबकि पुलिस की तफ्तीशी टीम जो है जो इस पर काम कर रही है उनसे भी इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो वीडियो में नज़र आने वाला मरकज़ी मुलजिम है, पुलिस की जानिब से उसे फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया है। मुलजिम इस वक्त मौजूद है, उससे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर काशिफ करीम सईद। क्या किया था उस दिन जो वीडियो में भी हमने देखा है, थोड़ा सा बताना। सर हम घूमने से आ रहे थे, 2 दरिया से, नशे में था मैं, फुल बहुत ज़्यादा नशे में था। दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ गाड़ी में, उनसे मैं उतर गया, मैंने कहा तुम्हारे साथ नहीं जाना। नीचे उतरा तो ये बाइक वाले 2 बच्चे आ रहे थे, इनको मैंने रोका, इन पे तशद्दुद किया, इनसे मोबाइल छीना, गाड़ी छीनी। इनसे गाड़ी छीन के मैं आगे जा रहा था, गाड़ी बंद हो गई, मेरे को पेट्रोल पता नहीं ख़त्म हो गया क्या हो गया, गाड़ी बंद हो गई। वहीं पे गाड़ी मैंने छोड़ी, फिर मेरे दोस्त आ गए, उसने फिर मेरे को गाड़ी में बिठाया मिन्नतें करके। मेरे दोस्त भी बहुत मिन्नतें कर रहे थे पर मैं पता नहीं अपने आप में नहीं था। फिर आगे जाके फिर मैं गाड़ी में उनके साथ बैठा, नशे में था इंसान, आपको पता है नशे में इंसान को ख़ुद का पता नहीं होता, तो इस वजह से। वेपन था तुम्हारे पास? नहीं सर। तो ये तुम लोग कितने दोस्त थे? 4 दोस्त थे सर। तो ये चारों ने ये कैसे सोचा कि किसी शख्स पे तशद्दुद भी करें, उसको मुर्गा भी बनाएं, फिर उनसे लूट मार भी करें? मेरे को मिन्नतें कर रहे थे कि छोड़ो, पर मेरा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा था, मैं खुद इतने नशे में था। वो दोस्त भी मेरे को मिन्नतें कर रहे थे, आप भले वीडियो में भी देख लो। क्या नशा करते हो? सर शराब पी थी। कहाँ जाके पी थी तुमने? ये 2 दरिया पे। फिर उसके बाद इन तमाम तर लोगों को लूटा, ये लूटी हुई रकम कहाँ है सारी? सर ये 2 बच्चों को ही लूटा था, इनसे 2 मोबाइलें ली थी, एक बाइक ली थी, बाइक बंद हो गई रास्ते में, मोबाइल मेरे पास थे। जब मैं गाड़ी में दोस्तों के साथ वापस बंद हो गया, बैठ गया,
तो दोस्तों ने मेरे को जलील किया, कह रहे कि इस मोबाइल के लिए तुमने हम लोगों को छोड़ा। मैंने वो मोबाइलें भी गाड़ी से बाहर फेंक दी। मैंने कहा इसके लिए नहीं छोड़ा है तुम्हारे। जो मोटरसाइकिल इस लड़के से छीनी वो कहाँ है? जी सर, वो रास्ते में बंद हो गई थी, पेट्रोल पता नहीं क्या मसला आ गया, बंद हो गई थी, वहीं पे छोड़ दी थी। तो 8 से 9 मुकदमा में पहले भी, इससे पहले तुम शायद बंद हुए हो, तो वो किस चीज़ के मुकदमा थे? इसका मतलब तुम आदी मुजरिम हो? नहीं सर, बस ऐसे ही। नहीं, ऐसे कैसे सर? 3-4 थानों से बंद हुआ, अजीज़ाबाद, मंगोपीर, ये शारा नूरजिया और रंगीटोन। इसका मतलब इससे पहले भी वारदातें कर चुके हो? जी सर। तो ये जो वारदातें करते हो, कितनी बड़ी गैंग है तुम्हारी और किस तरह ये वारदातें करते हो? सर बहुत गरीब बंदा हूँ मैं, घर में रिज़्क के लाले पड़े हुए, इस वजह से थोड़ा बहुत। और ये जो तमाम तर चीज़ें, वॉलेट, घड़ी, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, इन सारी चीज़ों को आप फेंकते चले गए? जी सर। कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है? नहीं सर। चले, ये तो पुलिस देखेगी। बिल्कुल हमारे साथ मुलजिम मौजूद है और तमाम तर तफसीलात बता रहा था। इसके जो साथी हैं उससे भी पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि गिरफ़्तार किया जाएगा, जबकि मुलजिम की जानिब से एतराफ़ जुर्म भी किया गया है। और जो सोशल मीडिया पे एक CCTV बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, यही वो मुलजिम है जो उस वीडियो में शहरियों पर तशद्दुद करता हुआ नज़र आ रहा है। ना सिर्फ तशद्दुद करता है बल्कि तजलील भी करता है और एक शख्स को मुर्गा बनाता है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, दोबारा से उसे जो है वो मारता है और मारने के बाद मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर यह कार्रवाई की गई है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से अब मज़ीद तफ्तीश जारी है। हम इस वक्त रिजविया थाने में मौजूद हैं। SHO रिजविया मोहम्मद इसहाक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। साहब साहब बताइएगा, कैसे गिरफ़्तार किया, कहाँ के रहने वाले हैं, आया इन पे पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, रिजविया पुलिस स्टेशन जो है वो बेसिकली ऐसे मकाम पर कायम है जहाँ मुहर्रमुल हराम की बहुत सख्त ड्यूटियाँ होती हैं। और ये फ़र्स्ट मुहर्रम से लेकर और 8 रबीउल नूर तक बहुत ही कंजस्टिक किस्म के मामलात होते हैं। सुबह 5:20 पर इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। वीडियो में और जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है उसके अंदर पिस्टल या असला कहीं भी सामने नहीं आया, लेकिन वारदात हुई और पिस्टल और असले से बड़ी बात यह है कि एक नौजवान की उसमें इंसल्ट की गई जो कि किसी सूरत भी काबिल माफ़ी नहीं है। इसके ऊपर जैसे ही अफसरान के इल्म में बात आई, हमारे इल्म में बात आई, हमने मुद्दई को बुलाकर फौरी तौर पर उसकी कही हुई बात पर FIR काटी। FIR काटने के बाद अफसरान ने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी। हमारे DIG साहब हैं, इरफान बलोच साहब, उनका एक वार रूम बना हुआ है। इसी तरह SSP साहब की भी सोशल मीडिया टीम है जिसके अंदर हमें लोकेशन और ये तमाम चीज़ें बर वक्त फराम की जाती हैं। हम सब ने मिल के कोशिश की, हमारे अफसरान की सरबराही में अल्लाह पाक ने हमें इसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके ज़रिए से हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ह्यूमन सोर्स मिली जिसके ज़रिए से पता चला कि ये बंदा कौन है। फिर हम इसकी तस्वीरों के ज़रिए से उसके करीब पहुँचे और उसके बाद जब हमने इसका CRO रिकॉर्ड हमने हासिल कर लिया, फिर इसके फ़ोन नंबर मिल गए और फिर इसे गिरफ़्तार करना हमारे लिए बहुत सहल हो गया और हम इस तक पहुँच गए। और 12 घंटे से लेकर 14 घंटे के अंदर ही अंदर हमने इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। कितने ये मुलजमान हैं और इन्होंने कितने लोगों को लूटा? देखें, उस हमारी वाली वारदात में तो ये इसके अलावा 3 मुलजिमान और नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये खुद बहैसियत काशिफ करीम सईद के ये कम व बेश 5 मुकदमात में इससे पहले जेल जा चुका है और क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल है। ये खामखा अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि अभी इसने आपको भी बताया कि जी घर पे गुर्बत है। अगर घर पे गुर्बत थी तो छीनी हुई मोटरसाइकिल क्यों फेंक दी और छीने हुए मोबाइल क्यों फेंक दिए? तो ये सारी बातें मुलजमान जब गिरफ़्तार हो जाते हैं उसके बाद ये मजलूमियत का झांसा देते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अंदर किसी को इजाज़त हो किसी दूसरे शख्स के साथ जुर्म करने की, और ये स्टांस हमारे। रोज़ कितने लोगों को लूटा गया? उसमें से कोई रकम, कोई चीज़, कोई मोटरसाइकिल, कोई मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ वापस? उस रोज़ कमोबेश जो मीडिया के ज़रिए हम तक ख़बरें आई वो 3 से 4 लोग थे, लेकिन थाने पर अप्रोच सिर्फ इस मुद्दई ने की जिसकी हमने FIR काटी, इसके अलावा कोई नहीं आया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SSP सेंट्रल दिशान शफीक सिद्दीकी। उनसे पूछते हैं कि आया इस केस को कैसे ट्रेस किया। एक CCTV बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उसमें देखा गया कि ना सिर्फ एक शख्स से लूटमार की गई बल्कि साथ साथ जो है वो उसे मुर्गा बनाया गया, तशद्दुद भी किया गया उस पर। क्या कहेंगे, पुलिस की जानिब से थोड़ा सा डिले इस मामले को किया गया था क्या?
जी ये अर्ली मॉर्निंग वारदात हुई थी और उस वक्त जो है मुद्दई जो है वो थाने भी गया था और उसका कहना था कि शायद ड्यूटी ऑफिसर का उसके साथ रवैया सही नहीं था। खैर ये हमें बाद में पता चला। इनिशियली फिर ये इसकी सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गई जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम जो है वो इनको थप्पड़े मार रहा है और उसके बाद उसकी बाइक छीन के ले जाता है और इस असना में ये जो मुद्दई है ये को नीचे बैठ के उसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि बाइक मत छीनो और ये वो। तो बहरहाल पुलिस ने फिर इस पर काम किया और हमने ये मुलजिम अरेस्ट कर लिया। इसका नाम काशिफ है। ये पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात में जेल जा चुका है और ये स्ट्रीट क्रिमिनल है और इससे अब तफ्तीश की जा रही है। इससे बाइक भी रिकवर हुई है और हम मज़ीद भी जो उसके साथी मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पहले के जो मुकदमात हैं वो किस तरह के मुकदमात हैं और क्या समझते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है कि मुलजिम पे मुकदमा होता है, वो जेल तक जाता है, दोबारा रिहा हो जाता है, फिर वारदात कर देता है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इसमें यही है कि अपना मुलजमान जो हैं कोर्ट से बेल ले लेते हैं। तो उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि इस केस को मजबूत बनाएं और इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये डायरेक्शंस भी जा चुकी हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें रिकवरीज़ हैं और मुलजिम की शनाख्त परेड भी कराएं और इस केस को मजबूत बनाएं ताकि इसमें सज़ा हो सके। प्रोग्राम जुर्म सज़ा में मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। हमारे मुआशरे में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात अक्सर व बेशतर रूनुमा होते रहते हैं। मुल्तान में भी एक खातून पर सरेआम तशद्दुद का एक वाक़या रूनुमा हुआ, लेकिन इस वाक़े की इनफरादियत ये थी कि इस खातून पर तशद्दुद करने वाले कोई मर्द नहीं थे बल्कि दो ख़वातीन ने ही एक खातून पर तशद्दुद किया। ये वाक़या क्यों पेश आया, नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची कि सरेआम ख़वातीन ने एक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाने वाली ख़वातीन को जब गिरफ़्तार किया गया तो चंद घंटों में उनकी ज़मानत क्यों हो गई, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जाएंगे मुतासरा खातून के पास जिसको सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उससे जानेंगे कि ये वाक़या किस तरह से और क्यों पेश आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तशद्दुद का निशाना बनने वाली मैडम मैमूना। इनसे हम बात करेंगे कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और इस वाक़े के बाद उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई उस FIR को दर्ज करवाने में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब जो है इनका केस जो है वो किस स्टेज के ऊपर है। सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि ये वीडियो वायरल हुई और आपको उस वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़े बुरे तरीके से आज दो ख़वातीन तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। अच्छा, ये वाक़या किस तरह से है वो शुरू हुआ, इसके मुतालिक बताएं। सर ये मेरी बेटी और दामाद मेरे घर आते हैं, मैं सुबह उनके पास, बस सवारी नहीं होती उन दिनों में, अब तो है, तो मैं इनको रोज़ मतलब तकरीबन के घर ड्रॉप करने जाती हूँ। तो हमने स्कूटी पे जाती हैं? जी, 1 से 1.5 महीने तक से पहले उन्होंने यहाँ पे घर लिया था रेंट पे। तो सर वो उस दिन भी हम रेगुलर अपने जा रहे हैं तो पीछे से हमें कोई हारन नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे ही उन्होंने हमें हारन दिया, हमने गाड़ी, वैसे ही रोड खाली था, वैसे तो हारन की ज़रूरत ही नहीं थी, वो थे या हम थे, तीसरा तो कोई पर्सन था ही नहीं। फिर भी जैसे उन्होंने हमें हारन दिया हमने मज़ीद गाड़ी साइड पे कर ली जो कि उसमें कैमरा में है पड़ा और अंदर से उन्होंने उनके बच्चे ने शीशा नीचे किया गाड़ी का और गाली गलौज शुरू कर दी और मेरे दामाद ने इतना कहा कि एक तो सर रास्ता क्लियर था और फिर अब आप गालियाँ भी दे रहे हैं। इतने में उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और अंदर से जो आवाज़ क्लियर है, हमने कोई पहल गालियाँ कुछ भी नहीं हमने किया। वो माँ बेटा उतरे, अंदर से ही गाली गलौज करते हुए आते ही उसने पहले हाथ मेरे दामाद को थप्पड़ मारा है, जो कल वो इंटरव्यू में बिल्कुल बयान अपना गलत दे रही थी। ठीक हो गया, थप्पड़ मारा है। तो इतने में मैं अपनी बेटी को हटा रही हूँ, दामाद को रोक रही हूँ और इस औरत को भी हाथ से आप देख सकते हैं, मैं क्लियर कह रही हूँ कि मैडम रुक जाएँ रुक जाएँ। तो उसने मेरा दुपट्टा उतारा है, साथ ही मेरे सीने पे हाथ मारा और खींच के दुपट्टा ले गई हैं और मेरी बेटी उनकी तरफ गई है कि मेरी मम्मा का दुपट्टा दो, और उतने में उसने मेरी बेटी को घसीटना शुरू कर दिया डेरे पर ले जाने के लिए। हमें नहीं पता था उनका वहाँ पे कोई घर है, कोई डेरा है क्या नहीं है। उनके अल्फाज अपने मुँह से निकले तो मुझे एहसास हुआ इनका तो यहाँ पर कोई डेरा है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाहिदा खुर्शीद। ये वो खातून है जिनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इनका झगड़ा हुआ और तशद्दुद करते हुए ये नज़र आई और इस वाक़े के ऊपर जो है वो मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि एक खातून ने एक खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई, ये वाक़या किस तरह से हुआ और ये नौबत क्यों पहुँची कि सरे राह जो है वो दो ख़वातीन आपस में जो है वो झगड़ पड़ी। जी आप बताइए
बताइएगा ये वाक़या क्या हुआ? एक तो हमने वीडियो में देखा जो भी हो रहा था, आप उनको मार रही थी और ये सारा था। इस वाक़े का आगाज़ कैसे हुआ और क्या इस वाक़े में हुआ? इस वीडियो में दो पहलू थे। एक में पहलू तो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो गया कि तशद्दुद दिखाया जा रहा है, लेकिन एक वीडियो में उसको नहीं दिखाया गया जिसमें पहले उन्होंने मुझ पे अटैक किया, मेरे बेटे पे अटैक किया। एक वीडियो जिसमें वायरल इन्होंने पहले कर दी कि वो औरत बहुत ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो चीख रही है। इससे पहले जो उसने अटैक मुझ पे किया या मेरे बेटे पे किया, पहले उसकी बेटी ने ईंट उठाई और गाड़ी में मारी, दूसरी भी उसने गाड़ी में मारी, तीसरी भी उसने ही गाड़ी में ही मारी है। चौथा अटैक उसने मेरे बेटे पे किया। जब मेरे बेटे की तरफ उसने ईंट मारी तो वो ईंट मैंने अपने हाथ से रोकी, जिसके निशान मेरे हाथ पे भी पड़े। वहाँ से ये मामला ज़्यादा बिगड़ा क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये मेरे बेटे को मारना चाह रही हैं, और उसमें ये था कि अगर वो ईंट मेरे बेटे को लग जाती तो मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। आप ये कहते हैं कि आपने जो किया, जो वीडियो वायरल हुई, वो एक्शन का रिएक्शन था? बिल्कुल, वो एक्शन का रिएक्शन ही था कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये मेरे बेटे को मारना चाह रहे हैं, और जिस तरह ईंट इसकी तरफ फेंकी गई और मारी गई है इसको, अगर मैं सामने ना आती तो मेरे बेटे का हो सकता है शायद को जानी नुकसान भी हो जाता। अच्छा, ये जो बात आप कह रही हैं कि आपके ऊपर ईंट मारी गई, इस बात का एतराफ़ जो है वो जो दूसरी खातून है मैमूना बीबी, उसने भी किया कि मेरी बेटी ने जो है वो ईंट मारी। अब दोनों ख़वातीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हमने एक्शन का रिएक्शन किया। आप भी ये कहती हैं कि मैंने एक्शन का रिएक्शन किया, और वो खातून भी ये कहती हैं कि मैंने एक्शन का रिएक्शन किया। अब असल हक़ाइक़ जो है वो तो फिर पुलिस तफ्तीश में सामने आएंगे। बिल्कुल, पुलिस के सामने हक़ाइक़ आए भी सही। मेरी गाड़ी भी कस्टडी में रखी गई 4 दिन उसी पोजीशन में, सारे हक़ाइक़ उनको भी बताए गए। पुलिस स्टेशन में एतराफ़ उन्होंने भी किया कि जी हमने इनको ईंटें मारी हैं। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी चाहिए थी कि जो कि नहीं की गई। एक तरफ़ा वो कार्रवाई करके हम पे FIR दे दी गई, उसके बाद हमारी बेल्स भी हुई। अच्छा, आपने बेल्स का जिक्र किया, आपके ऊपर एक चले ये वीडियो वायरल हुई, तशद्दुद की थी, आपका भी मौक़िफ़ सामने आ गया, उनका भी सामने आ गया कि दोनों जानिब से एक्शन का रिएक्शन हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ और फौरी तौर के ऊपर जो है वो आपकी बेल ले ली गई। ये कोई सियासी असर व रसूख था आपका, या वैसे कोई असर व रसूख था जिसकी वजह से इतनी जल्दी आप लोगों की बेल हो गई? देखिए, ये जो दफ़ात लगाए गए थे इस FIR में वो वैसे भी बेलेबल थे, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट इन पे दफ़ात पे बेल कंफर्म कर देते हैं। कोई इस पे इतना बड़ा वो नहीं है कि जिसमें बेल ना होना वो कोई इतना मायने। आपको बहैसियत खातून अब जब आप देखती हैं, अफसोस होता है कि दोनों तरफ से इस तरह से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मतलब रोड्स पे स्कूटर ने भी चलना है, गाड़ी ने भी चलना है। अगर स्कूटी चलाने वाली खातून है उसकी भी इज़्ज़त है, अगर गाड़ी चलाने वाली खातून है तो उसकी भी इज़्ज़त है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बिला वजह रोड पे किसी को गाली देना या बदज़बान इस्तेमाल करना की हक़ कोई किसी को नहीं। ये हक किसी को भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें दोनों तरफ से हुई। बिल्कुल, आगाज़ पहले हुआ क्योंकि गाड़ी से जब मेरे बेटे ने शीशा उतार के कहा कि जी आपको भाई हॉर्न दे रहे हैं, रास्ता दे दें, तो उस मर्द ने फ़ौरन मेरे बेटे को गाली दी है। अच्छा, अब अगर किसी स्टेज पे आप सुलह का, अपोलोजाइज़ का उनसे कोई जहन है आपका? मैं बिल्कुल सुलह करना चाहती हूँ। मेरा कोई उनके साथ कोई ज़ातियात की दुश्मनी नहीं, वो ना वो मेरी दुश्मन है ना मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। अगर वो इस पे मैटर पे अगर वो सुलह की बात आती है तो मैं तो करना चाहती हूँ। जी, ये थी हमारे साथ ज़ाहिदा खुर्शीद, जो ये कह रही थी कि जो तमाम वाक़या हुआ इसके ऊपर वो अफसोस का इजहार भी कर रही थी, और वो ये उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई सुलह की बात बनती है तो वो ज़रूर सुलह करेंगी। जिस वक्त हम मौजूद हैं CPO मुल्तान सादिक अली डोगर साहब के साथ, और उनसे हम जानेंगे ये जो वीडियो वायरल हुई इसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और जो एक सवाल ज़बान ज़द-ए-आम है कि आखिर क्या वजह थी कि तशद्दुद करने वाली ख़वातीन की इतनी जल्दी जो है वो बेल कैसे होगी। ये जो चंद सवालात हैं ये हम पूछेंगे सादिक अली डोगर साहब से। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो इस वाक़े के मुतालिक बताएँ, जब आपको रिपोर्ट हुआ कितनी देर में मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया और आपकी जो इंटेरोगेशन है वो कहाँ तक पहुँची?
बेसिकली ये केस 100% हक़ाइक़ पे मबनी है। जो आपने वीडियो में देखा इसी तरह से हुआ। जो अग्रीव पार्टी थी उसका मौक़िफ़ 100% दौरान इन्वेस्टिगेशन ठीक पाया गया। उसकी FIR हमने विदिन 5 आवर्स की और अगले 3 घंटों में हमने मुलज़मान को पकड़ लिया। अब आपका बेसिक सवाल कि बेल क्यों हुई। अब कानून जो बेल से रिलेटेड है 497 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें जो वनरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, माइनर्स हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको एक हक़ दे दिया गया है बेल का। और तारा बीबी वर्सेस स्टेट केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जो वनरेबल ग्रुप्स हैं इनको बेल जो है ग्रांट करते हुए लीनियड व्यू दें। इसी वजह से एक बच्चा था 18 साल से कम उम्र थी, वो टीन एजर्स में आ गया, 2 ख़वातीन थी जो क्यूज थी, इसलिए बेल उसमें हुई। अदरवाइज़ केस में ठीक सेक्शंस के तहत हमने केस किया हुआ था। अच्छा, ये आजकल हमने देखा है कि माशरे में ख़वातीन पर तशद्दुद के क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या मुल्तान में इस तरह के वाक़यात के मुतालिक थोड़ा सा बताएं, कुछ माजी में कितने रिपोर्ट हुए और पुलिस ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? बेसिकली बुज़दिल लोग हैं जो अपनी ख़वातीन पे हाथ उठाते हैं, तशद्दुद करते हैं। हमारी सोसाइटी में तशद्दुद के केस, डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। इस साल मुल्तान पुलिस ने एज ए पॉलिसी ये डिसीजन लिया है कि हर वो इंसिडेंट जो हक़ाइक़ पे मबनी है हुआ है उसकी हम FIR दर्ज करेंगे।